हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टर माइंड बाय चंद्र सर। चलिए आज हम देखते हैं एट क्लास का एट क्लास का चैप्टर तेरे लास्ट चैप्टर है। ये क्या है? लास्ट चैप्टर है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। सब लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर तेरे चैप्टर तक करा दिए हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ये लास्ट चैप्टर है। देखिए, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तु को देख सकते हैं? क्या आप कमरे में बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं और व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए इसका क्या देना है। हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं जब वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारा आंखों तक पहुंचता है, लेकिन अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश वस्तु से परिवर्तित नहीं हो पाती है, इसीलिए हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन अगर कमरे में बाहर प्रकाश है तो हम वहां बाहर राखी वस्तुओं को देख सकते हैं। यही इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इसके बाद फिर 9th को भी हम पढ़ाना है मैथ, सब बताएंगे धीरे धीरे। नियमित नियमित तथा विसरित विसरित परिवर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परिवर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? क्रमशः 2 नंबर का आंसर देखिए। और नियमित और ये विसरित परावर्तन, यह प्रकाश चिकनी पृष्ठ पर आपतित होता है। विसरित परावर्तन खुदरे पृष्ठों से होता है। यह किरणों एक विशेष दिशा में परिवर्तित होती है। यह किरणों अनियमित दिशाओं में परिवर्तित होती है। उदाहरण समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। उदाहरण सड़क की सतह से परावर्तन। विसरित परावर्तन में सतह की अनियमितता के कारण होता है। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन आंसर बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर या औचित्य बनाएं। पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, गत्ते का पृष्ठ, दर्पण, चौक, पाउडर, संगमरमर के फर्श पर फैला जल, कागज का टुकड़ा। देखिए सबका आंसर दिया है नीचे, अच्छी से देखिएगा। नीचे सबका आंसर दिया है, 3 का टोटल आंसर दिया है। एक पॉलिश लकड़ी के मेज में चिकनी पृष्ठ एक उदाहरण है, सही बात। इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परिवर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है। चॉक पाउडर में अनियमित पृष्ठ होती है, इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परिवर्तित होती है तो एक विसरित परावर्तन होता है। एक कार्डबोर्ड में नियमित पृष्ठ होती है, इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परिवर्तित होती है तो एक विसरित परावर्तन होता है। 2 नंबर संगमरमर के फर्श पर फैला जल चिकनी पृष्ठ प्रदान करता है, इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परिवर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है। 2 नंबर दर्पण चिकनी पृष्ठ का एक उदाहरण है, इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होती है। कागज का एक टुकड़ा चिकनी दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें कई छोटी अनियमितताएं हैं और इसीलिए जब प्रकाश की किरण उससे परिवर्तित होती है तो एक विसरित परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसमें 17 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन। डटे रहिए और यहाँ देखते रहिए वीडियो। मजा आए तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम होता है 2 नियम। एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक आपतित किरण परावर्तित किरण एक परावर्तन पृष्ठ पर आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन आंसर दिया है। देखिए 5 नंबर क्या बोलता है।
5 नंबर का देखिए क्वेश्चन ये है कि यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं और एक ही क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए और एक कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांतों को छोड़कर सभी खुले स्थान को बंद कर दीजिए और इस कार्य के लिए काले कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट एक लंबवत पकड़िए, एक टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए और टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन से पश्चात आप कंघे के दूसरे और कागज के शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। शीट मेज को किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकलने भाग को बीच में से काटिए और परावर्तित किरण को देखिए कि सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकलने पर भी दिखाई दे और कागज के बाहर निकलने उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। कागज के मूल स्थिति को वापस लाइए। इसके पहले जो वीडियो डाले थे चैप्टर 12 उसमें शायद आवाज नहीं होगा क्योंकि उसमें पता नहीं चल पाया, हमने सही देख पाए। वीडियो बन गया, अपलोड भी कर दिए तो फिर भी पता नहीं चल पाया, जब देखें तो आवाज नहीं था। फिर भी क्वेश्चन से उतार लीजिएगा आप लोग, अच्छे से वहां समझा दिए हैं। आवाज नहीं तो क्या हुआ। यहाँ देखिए डायग्राम में समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ दे दिया है मेज में परावर्तन कैसे दिखाई देता है, नहीं देता है दिखाई। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलते हैं तो यह एक तल के निरूपित आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो हम एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है, उसे जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। तब हम परावर्तित किरण को नहीं देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या बोलता है। नीचे दी गए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से मीटर दूर दिखाई देते हैं। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने कान को छुइए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप दायां कान हाथ से छुआ गया है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी आपकी पुतली का साइज हो जाता है और रात्रि पक्षियों को नेत्रों को शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या होती है। चलिए इसका आंसर नीचे दिया है, देखते हैं। 6 नंबर का आंसर देखिए अच्छे से दिया है, देखिएगा। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब 2 मीटर दूरी दिखाई देते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुए तो दर्पण की ऐसा लगना कि आपका दायां बायां हाथ से छुआ है। इसका सब आंसर देखिए दिया है। फिर देखिए सी का आंसर यहाँ दिया है, फिर ए भी दिया है। 7 नंबर देखिए क्या बोलता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर सदैव होगा। 8 नंबर देखिए क्या बोलता है। देखिए 8 नंबर का आंसर होता है इसका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ख नंबर। आभासी दर्पण के पीछे तथा बीम के साइज के बराबर होता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोलता है। 9 नंबर देखिए क्या बोलता है। कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए।
कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की 3 चौड़ी आयताकार पट्टियों लें और इन्हें प्रिज्म की आकृति के अनुसार जोड़िए और इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलकार ट्यूब में शीघ्रता से लगाइए और सुनिए कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो और ट्यूब के एक सिरे को गति की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए कि जिसमें जिसमें डिस्क को बंद कर दीजिए कि जिसमें भीतर की छत से देखने के लिए एक छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरों पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए छिद्रतापूर्वक लगाइए और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़ों रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे घिरे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। चलिए देखते हैं 10 नंबर। देखिए मानव नेत्र का कैसा आंख होता है। मानव नेत्र एक नामांकित रेखाएं चित्र बनाए। ये है पश्चम्भा पेशी है। ये पत्रारिका है। ये लेंस है। बीच में क्या है? लेंस है। ये कॉर्निया जो छोटा बड़ा होता है। ये है रेटिना। ये है तंत्रिका। ये है प्रकाशिकी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर की व्याख्या कर सकते हैं? लेजर टॉर्च की तीव्रता बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है और यह आंखों के लिए हानिकारक है और इससे अस्थायी नुकसान हो सकता है। और लेजर टॉर्च को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंबी अवधि तक नहीं देखना चाहिए। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर का क्वेश्चन एक छोटा, देखो आंसर कितना बड़ा है। 12 नंबर का देखो क्वेश्चन आंसर। देखो वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। यह अवश्य है कि हमें अपने नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या है तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के आसपास जाना चाहिए और नेत्रों की नियमित जांच करवानी चाहिए। सही बात। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेत्रों के लिए कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है और पर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। और है कि सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना की क्षति पहुंचा जा सकता है। सूर्य तथा किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को भी सीधा मत देखिए, नहीं तो आंख तुरंत काला काला दिखाई पड़ने लगता है। हमें अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। हमारे नेत्रों में कई धूल या कण जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जानी चाहिए। हमें अपने नेत्रों को बराबर स्वच्छ जल से धोना चाहिए और पठन सामग्री को सदैव 60 की समानता दूरी में रखकर पढ़नी चाहिए और हमें अपनी पुस्तक को क्या करनी चाहिए? अपनी पुस्तक से बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़नी चाहिए, भीड़ में ही पढ़नी चाहिए। चलिए देखिए 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या बोलता है।
यदि परावर्तन किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? देखिए इसका हम जानते हैं कि आपतित किरण कोण परावर्तित किरण कोण बराबर है कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन यह दिया हुआ है कोण आई बटे कोण आर प्लस आर बराबर 9 डिग्री, कोण आई प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री। टू आई टू जुटेगा तो टू कोण आई बराबर 90 डिग्री, तो कोण आई बराबर 90 बटे 2, इसीलिए 45 डिग्री होगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखिए क्या बोलता है। दो यदि दो समानांतर समतल में एक दर्पण दूसरे 40 सेंटीमीटर अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच राखी एक मोमबत्ती के किनार कितने प्रतिबिंब होंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए 15 नंबर डायग्राम से समझते हैं। दो दर्पण एक दूसरे को लंबवत रखें और प्रकाश एक किरण दर्पण 30 डिग्री कोण होता है। ये कितना है? 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री होता है। तो आपतित होते ही जैसा कि चित्र में 13.19 दर्शाया गया है कि दूसरे दर्पण में परावर्तन होने वाली परिवर्तित किरण बन जाती है। सही बात, देखिए बन गया। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में देखिए फिर वही खाली डायग्राम समझाना। ये भी ऐसे दिया है तो इसमें चित्र बना लेना अच्छी से, सब अच्छा से। फिर 16 नंबर देखिए। 16 नंबर देखिए क्या दिया है। 13.20 में दर्शाए के अनुसार बुझे एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटाकर एक किनारे एक पर खड़ा होता है तो क्या ये स्वयं को दर्पण के देख सकता है? क्या वह पी क्यू सुधा तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? ए बुझो और पी क्यू आर। चलिए देखते हैं। 16 नंबर का आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है। बुझे स्वयं को नहीं देख सकता है क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं है। हालांकि पी और क्यू में वस्तुओं को देखने में सक्षम है क्योंकि पी क्यू आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंचा रही है। वस्तु आर से किरण प्रतिबिंब नहीं होती है और बुझो तक पहुंचाती है, इसीलिए वह वस्तु आर को नहीं देख सकता है। डायग्राम अच्छी तरह से उतार लेना और फिर देखिए 17 नंबर क्या बोलता है। 17 नंबर का क्वेश्चन आंसर दिया है। ये दिया है ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण को बनाने वाली प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति बी से पहले प्रतिबिंब को देख सकती है? क्या स्थिति सी को बुझे इसी प्रतिबिंब को देख सकता है? जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए प्रतिबिंब किसी और खिसक जाता है। चलिए देखिए ए नंबर और बी नंबर सी नंबर देखिए। स्थिति ए पर वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनेगी या दर्पण से दूर उसी दूरी तक होगी और जिस दूरी तक वस्तु है। देखिए इसका बी नंबर का आंसर दिया है। 20 नंबर देखिए आंसर दिया है। 17 नंबर सॉरी। बुझे प्रतिबिंब को देख सकता है क्योंकि उसकी आंखों में अपरिवर्तित किरण को प्राप्त करेगी। यदि हम बी सी परावर्तित किरण को पता लगाते हैं तो वे दर्पण के पीछे बिंदु पर परावर्तन होते हैं तो छवि एक ही स्थिति तब भी बनी हुई है जब पहली बी सी तक जाती है। पहली बी पहली सी, ये डायग्राम अच्छा। साइंस खत्म हो गया टोटल। 13 चैप्टर तक था साइंस, पढ़ा दिए 8 क्लास के, और 9th का भी पढ़ाएंगे मैथ। देखिएगा डालने का कोशिश करेंगे, डाल पाएंगे या नहीं डालेंगे। उसके बाद 8 7 का डाल देंगे टोटल, 9th का भी पढ़ाएंगे। ध्यान देना है आप लोग। अच्छे से वीडियो बनाना है, इस बार एग्जाम में अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाना है। और आप लोग बने रहिए चैनल पर, आप लोग हमको सहयोग कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।